जय हिंद दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आज निपटाना है, ठीक है जी। तो मैंने वेव तो पढ़ाए थे आपको, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम निपटाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। तो देखो, मैंने आपको वेव बताया था। वेव डैट मीन्स क्या होता है, तरंग। और मैंने बोला तरंग क्या होता है, ऊर्जा को ले जाने का एक माध्यम प्रोड्यूस करवाता है, प्रदान करवाता है। ये दो प्रकार का था। मैंने एक का बोला था, एक का नाम था यांत्रिक और दूसरा का नाम था गैर यांत्रिक। और मैंने बोला था यांत्रिक दो प्रकार के हो जाते हैं, इसको माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये दो प्रकार के था, एक अनुप्रस्थ था और एक था अनुदैर्ध्य। और मैंने बताया था अनुप्रस्थ जो होता है इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये जो होता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के हिसाब से ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके चलता है, यानी साउंड वेव लाइक भूकंप वेव, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और ट्रांसवर्स वेव मैंने बोला था कि इसमें जो होते हैं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर चलता है यानी साइन की तरफ चलता है। ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। इसमें आप देखे थे कि इसमें मीडियम होते हैं, यानी माध्यम के कण चाहिए अनुप्रस्थ को भी चलने के लिए सॉलिड वॉलिड की आवश्यकता हो जाती है। लिक्विड में चलेगा, सॉलिड में चलेगा। मैंने ये भी बताया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा चलता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ये भी मैंने बता दिया था। और ये तो साउंड वेव की बात किया था, ट्रांसवर्स वेव कैसे चलता है ये सब मैंने बता दिया था। यहाँ तक आपका तरंग वाला ये वाला हिस्सा यानी यांत्रिक वाला हिस्सा ख़त्म हो गया था। अब ये गैर यांत्रिक मैंने छोड़ दिया था, तो इसको पढ़ने के बाद आप लाइट पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगी। तो गैर यांत्रिक तरंगे को आज मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है जी। तो गैर यांत्रिक ऊर्जा को हमको पढ़ना है, तो पहले आप जान जाओ गैर यांत्रिक तरंगे क्या है। तो मैं पहले से लिख के रखा हूँ, इसलिए समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये देखो, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है जी। तो देखो, गैर यांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है, इसको गैर यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वेव होता है। मैंने ये भी बताया था कैसे क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कोई चार्ज ले लो, चार्ज मतलब मैंने बताया था आवेश। आवेश क्या होता है जी, मैंने बताया था कि दो आवेश, ये मान लो कोई भी चार्ज होगा, ये प्लस भी हो सकता है इधर माइनस भी हो सकता है। और इस ये आवेश जो होता है अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, क्या बनाता है जी, एक क्षेत्र बनाता है। और इसके आसपास में कोई टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे इसके पास में ये ले जाओगे तो जैसे यहाँ पर आएगा ना ये, तो अगर ये प्लस वाला होगा, ये वाला चार्ज भी प्लस हुआ, तो इस पर एक बल लगेगा, इसको बाहर की ओर फेंकेगा। तो ये जो बल का अभाव कर रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है। और ये जो बल लग रहा है इस क्षेत्र में ही लग रहा है, ऐसे नहीं कि जहीं तहीं, यहाँ पर नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, इस क्षेत्र में लग रहा है। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है, इस क्षेत्र में यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो इसी एरिया को कहा जाता है, एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस फील्ड में अगर मैं इस चार्ज को मूव करूँगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करूँगा, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे चलता है। मतलब यहाँ पर मैं इसे ऐसे ओसिलेट करवा दूंगा ना, तो ऐसे ऐसे आगे की ओर वेव बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये मैंने आपसे बात की थी। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाते हैं थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट में क्या था जी, मैग्नेट में भी बता देते हैं जी, हल्का सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। मैग्नेट में मैंने बोला था आपको कि मान लो जैसे कि कुछ भी मान लो, क्या मान लेते, जैसे कि एक मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। आप जानते हो कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं कहा था कि देखो इस मैग्नेट का इतना सा एरिया होगा, ठीक है जी। ऐसे तो जानते हो कि नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, अंदर की ओर, मतलब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन होता है, नहीं तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर जाता है। लेकिन आप देखो इतना सा इसका एरिया है, इस एरिया में कोई भी आयरन का पार्टिकल्स को मैं उठा के ले जाऊंगा, तो यहाँ पर जैसे आयरन के पार्टिकल्स आएगा इसको खींच लेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा कुछ होगा क्या, नहीं, यहाँ पर आएगा कुछ होगा कि, लेकिन यहाँ पर आएगा तो खींच लेगा। तो ये जो क्षेत्र बना रहा है इसी को, ये किसने बनाया जी, मैग्नेट ने बनाया। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। फील्ड मतलब एरिया होता है ना जी, तो मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेट को मैं ऊपर नीचे करूँगा यूँ, लाइक जैसे ऐसे होता है ना, इसको घुमाऊंगा अपर नीचे अपन, तो ये भी कैसा ग्राफ देगा, ये भी आपका कैसा दे देगा जी, ये एकदम साइन की तरह देता है, ठीक है जी। इसमें भी आगे की ओर वेव चलना हुआ दिखाई देता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ठीक है जी।
ये सब आपके हो गए थे, ठीक है जी। अब मैं पढ़ूंगा। अब दोनों में जब डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, तब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या होता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, कंपन होता है, ओसिलेशन होता है। तो इसके थर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, एक वेव जाता है, जिसी वेव का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जो चार्ज होते हैं इसको निर्वात में ले जाओगे तैयो देखने को मिलेगा। इस चार्ज को आप कहाँ ले जाओगे, क्या हो रहा है जी में ताज़ा। अच्छा, इस चार्ज को उठा के कहीं भी ले जाओ, पानी में रखोगे, विदाउट मीडियम में रखो, जहाँ रखो तहाँ सब तर ये अपना काम दिखाएगा, इसलिए इसको माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप समझ चुके हो, मैंने बता भी दिया था कैसे चलता है, वो वीडियो मैंने बता दिया था। अब आ जाओ विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होते हैं, इसको तो माध्यम की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रेवल्स, है ना। क्या ट्रेवल्स लिखोगे यार, ये निर्वात में चल लेता है जी, निर्वात में गमन करता है, निर्वात में गमन करता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, लाइट के बराबर, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है जी। इसको कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है जी। इसके खोजकर्ता कौन है, इसका गुण क्या होता है, बस यही पढ़ना और कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले गामा रे आता है, ठीक है। गामा रे, गामा रे, गामा, इसको गामा पढ़ा जाता है, ठीक है। अपना यहाँ होता है ना ABC, उसी तरह जो ग्रीक होते हैं उसमें अल्फ़ा में अल्फ़ा बीट जो होता है उसमें अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, थीटा। इस हिसाब से अपना यहाँ ABC पढ़ते हैं, वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा पलटा है, जो भी हटा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा रे हो। गामा रे की खोज करता है हेनरी बैकलर है, ठीक है जी। हेनरी बैकलर, इसको याद कर जाना है जी, 1 नंबर आता है। गामा रे की खोज करता है हेनरी बैकलर है। एक्सरे की खोज करता है विलियम रॉन्टगेन है। यूवी रे की खोज करता है रीटर है। विजुअल रे, विजुअल जो मैं देख सकता हूँ, प्रकाश किरण, इसी विजुअल को कहा जाता है। देखो प्रकाश किरण इस वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ गया ना, तो प्रकाश भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है जी। इसकी खोज करता न्यूटन ने किया। इंफ्रारेड, देखो इंफ्रा की बात किया था, जो गर्मी आपको महसूस होती है किसकी वजह से, इंफ्रा, इसकी खोज करता हर्षल ने किया था। माइक्रोवेव, देखो वही माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन वाला, माइक्रो ओवन जो होता है गर्मी करने वाला, सिंघाड़ा उंघाड़ा गर्म कर लेते, इसकी खोज पर्सी ने किया। और रेडियो वेव, जिस पर रेडियो सुनते हो आप, जिस पर आप क्या करते हो, सिग्नल जाता है, जिसे आप अभी सुनोगे, ये सब कितने, ये सब कौन होता है, इसकी खोज करने वाला हर्ज होता है। अब देख लेते हैं किसका क्या काम है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी, उसके बाद ये ख़त्म ही हो जाएगा। देखो जी, जो गामा रे होते हैं, गामा रे, ये गामा रे का क्या क्या गुण होता है, गामा रे का कहाँ कहाँ यूज होता है, मैंने बताया था। जो गामा होते हैं ना, इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नहीं, जो गामा रे होते हैं ना जी, तो जो गामा रे होते हैं ना उसको कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है रेडियो, हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या होता है यार, क्या बोल दिया तूने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये क्या होता है जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है जी, तो समझो। जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं ना, जिनका एटॉमिक नंबर PB यानी 82 से ज़्यादा, लेड से ज़्यादा का एटॉमिक नंबर, जो भी पीरियोडिक टेबल है ना आप में, उसमें जो भी लेड से ज़्यादा है, जैसे मतलब 82 83 84, ये सब जो होंगे वो सब रेडियो एक्टिव है, ठीक है जी। अब इसमें जैसे इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एटम है, और इसका जो भी होगा अपन समझो। अब ये जो भी एटम है, ये अगर रेडियो एक्टिव हुआ, तो इससे क्या क्या निकलता है, तो इससे अल्फा रे निकलता है, ठीक है जी। इससे बीटा रे निकलता है, इससे गामा रे निकलता है, ये 3 रे निकलते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन के फॉर्म में 3 रे निकलते हैं, 3 किरणें निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, गामा के बारे में, तो वही वाला गामा है, ठीक है जी। अब देखो ये गामा किरणें क्या क्या होती है, इसका क्या क्या काम है, तो आपको याद रखना है कि जो गामा किरणें होती है इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं, तो जो कैंसर की सेल होती है, मैंने बताया था सेल डिवीजन में जब ज़्यादा कोशिका बन जाता है ना, तो गांठ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कोशिका बिन मतलब का बन गया, इसको 5 ही कोशिका बनने थे, इतना कोशिका बन गया, तो इसको कैसे मारोगे, आप तो मार नहीं सकते ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या भेजा जाता है, गामा रे का बम्बार्डमेंट किया जाता है, ठीक है जी। गामा रे जैसे मारेंगे सारी कोशिका को मार देगा, तो ये कैंसर का इलाज में गामा रे का उपयोग किया जाता है। अब देखोगे कि जो गोदाम होते हैं, गोदाम अनाज का, उसमें क्या होता है, अनाज सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अनाज सड़ेगा किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु विषाणु की वजह से। तो ये जीवाणु को मारने के लिए आप हाथ से मारोगे, आप तो उसको देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पर गामा किरणें को छोड़ दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसका पेनेट्रिंग पावर ज़्यादा होता है। पेनेट्रिंग पावर मीन्स क्या होता है, भेदन क्षमता।
तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रिंग पावर किसका होता है, गामा रे का होता है। अच्छा, इसका पेनिट्रिंग पावर जानो, इसका फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे अभी, पर देखते जाओ। उसके बाद आता है एक्सरे। एक्सरे के बारे में मैंने बताया था, एक्सरे आप करवाते हो। अरे एक्सरे होता है ना, हाथ का टूट जाता है हड्डी का, एक्सरे तो मेटल से टकरा। अच्छा, ये जो गामा रे होता है ना, मेटल को टकरा के वापस मेटल को छेद देता है। मतलब आप समझो कि ये मेटल का छोटा सा थिन पतली परत है ना, तो इसको छेद देगा। छेद देने मतलब इससे आर पार हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन गामा रे जो होता है वो मेटल, मेटल मतलब धातु, धातु से टकरा कर वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, तो एक्सरे का उपयोग हम जानबे करते हैं कि आपका एक्सरे करने में यूज कर लेते हैं। हाथ को टूट जाता है उसमें कर लेते हैं। और प्लस में आप देखते हो एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर एक मशीन लगा रहता है, ठीक है, सेंसर मशीन, ऐसे ऐसे करा, और उसको पूरा बॉडी में क्या किया जाता है, सटा के चेक किया जाता है कि कहाँ पर कोई है कि नहीं। मेटल डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें भी तो एक्सरे है। वही एक्सरे छोड़ेगा, जहाँ लोहा, मान लो यहाँ पर लोहा है, यहाँ से टकरा के वापस है, कूँ कूँ करना स्टार्ट कर देगा, पता चल जाएगा यहाँ पर कॉइल है। तो उसमें किसका उपयोग करते हैं जी, एक्सरे का। यूवी रे क्या है, ये प्रकाश की किरणें जो होता है, आप समझो कि आप ऐसे समझो कि जो यूवी रे होता है ना जी, ये यूवी रे क्या होता है, इसको भी थोड़ा जान ही लो। देखो जी, ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है जी। पृथ्वी पर कई मंडल है, जैसे यहाँ पर क्षोभ मंडल हो गया, यहाँ समताप मंडल हो गया, यहाँ पर आयन मंडल हो गया, ठीक है जी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहाँ पर मध्य मंडल होता है, ये आयन मंडल होता है, यहाँ पर बहिर्मंडल मंडल होता है, ठीक है जी। यहाँ पर कहीं सन होगा, यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें आती है। ये तो रेडिएशन वाली प्रकाश की किरणें हैं। इसमें अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सब खतरनाक खतरनाक किरणें सब है, ठीक है जी। इसी में एक किरण भी होता है इसको क्या बोलते हैं, यूवी रे, है ना, अल्ट्रा वायलेंट रे। अब ये जब आता है ना, तो हमारा ये जो देखते हो, ये तो क्षोभ मंडल हो गया। ये समताप मंडल में जो होता है ना, 15 किलोमीटर, 15 किलो नहीं, 1500 नहीं, एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है। उस पर क्या होता है, शायद 15 किलोमीटर का एक मोटी परत होता है ओजोन लेयर का, ठीक है जी, ओजोन। अब ये जब यूवी रे आता है ना, यूवी रे, तो ये O3 से, देखो जैसे ऐसे होता है यूवी रे पर, जैसे ही O3 पर जैसे ही यूवी किरण पड़ेगा ना, तो ये टूट जाता है। टूट के ये O2 और प्लस में फिर से ऑक्सीजन गैस को निकाल लेगा, और फिर ये ऑक्सीजन है फिर से जुड़ जाएगा। देखो ये यूवी किरण जो है ना, इस O2 को तोड़ने में, O3 को तोड़ने में, O2 प्लस ऑक्सीजन में, फिर ये जुड़ के फिर से यूवी बन जाएगा। फिर किरण आएगा ना, फिर O3 को तोड़ेगा, फिर ऐसे करके, तो जितना जो सूरज से क्या आ रहा है यूवी किरण, सबको O3 ओजोन लेयर जो है सोख लेता है, और यहाँ पर यूवी किरण नहीं। अच्छा, ये आ जाएगा तो त्वचा वचा को सबको जला देता है। तो कहता है ना, स्किन कैंसर हो गया, त्वचा जल गया, लू मार दिया, लू मारने वाला जो होता है ना, वो वही इस यूवी किरण से ही होता है, ठीक है जी। जो काले व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर का रंग क्या होता है जी, काला होता है, तो काला किरण जो होता है उसमें मेलामाइन पाया जाता है। वो यूवी किरण को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इसके वजह से उनको क्या कहता है, यूवी किरण का कोई असर नहीं पड़ता। ये सब रहने दो जी, आगे आ जाओ। अगला जो किरण है उसका नाम क्या है जी, आ जाओ। अगला जो किरण कहाँ गया जी, अबे कहाँ गए हो, ये जो, तो ये आपका कौन सा किरण हो गया जी, यूवी रे हो गया, विजुअल रे। जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं उसी को विजुअल रे कहा जाता है। इसकी खोज न्यूटन ने किया, इसका तो आगे से पढ़ेंगे। इंफ्रा रे जो होता है, इसका देख लो क्या होता है। जो इंफ्रा रे होता है, इसकी खोज हर्शल ने किया। और इंफ्रा जो होता है ना जी, इंफ्रा रे वो किरण है, जैसे आप समझो इंफ्रा रे का उपयोग, इसको देख नहीं सकते भैया, देखो देख सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ विजुअल किरण को, ठीक है जी, इसी को देख सकते हैं। इसके ऊपर गामा रे, एक्सरे, यूवी रे को भी नहीं देख सकते, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव को भी नहीं देख सकते। टोटल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7। 3 ऊपर को नहीं देख सकते, 3 नीचे को नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ विजुअल रे को ही देख सकते। और याद रखिएगा, इस विजुअल रे की जो फ्रिक्वेंसी कहता हूँ, वेवलेंथ का जो तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है, वो होता है 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, जो विजुअल रे होता है उसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, 3000 से लेकर 7000 के बीच में, आप मार देना हो जाएगा, ठीक है जी। इंफ्रारे का यूज क्या है, तो देखो इंफ्रारे जो है ना, इसका यूज किया जाता है कहाँ पर, तो इसको देख नहीं सकते, नाइट विजन में इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा, नाइट विजन कैमरा होता है ना, रात में जो देख लेता है, उसका यूज करता है। अच्छा, ये इंफ्रारे जो होता है ना, इसी से हमें गर्मी महसूस होती है। जैसे आप सूरज धूप में बैठ जाते हो और आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, इंफ्रारे की वजह से। वो इंफ्रारे ही हमको गर्म करता है। तो फिर सर माइक्रोवेव
माइक्रोवेव माइक्रोवेव भी करता है। माइक्रोवेव जो होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से ये इंफ्रारेड का उपयोग टीवी सीडी का रिमोट जो होता है, जो भी लाइट पर चलती है, जैसे रिमोट दाबे वहाँ पर ऑन ऑफ हो गया, वो सब इंफ्रारेड पर काम करता है, ठीक है जी। और माइक्रोवेव का यूज क्या है जी, माइक्रोवेव का यूज माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। ओवन समोसा गर्म करने वाला होगा तो सर गर्म तो इससे कर रहे थे तो इससे क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये जो होता है ना, ये चीज़ इससे क्या निकलता है, जो माइक्रोवेव होता है ना जी, माइक्रोवेव, बस ये यार ये इससे नहीं करो, इस पर डिस्कशन करने लगेंगे 2-3 घंटा बन जाएगा, छोड़ो अभी। याद करो कि समोसा वमोसा गर्म करना है तो माइक्रोवेव इंफ्रारेड से होता नहीं। और रेडियो वेव का यूज आप जानते हो, मोबाइल कम्युनिकेशन में बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन मोबाइल से फ़ोन लगा रहे हो, रेडियो चल रहा है, ठीक है जी। ये सब जितने सैटेलाइट से आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ये सारे चीज़ जो है किस पर बात करता है, मतलब किस पर काम करता है, रेडियो वेव पर काम कर रहा है, ठीक है जी। और इसकी खोज हर्ज ने की है। बस ये आपको पढ़ने थे, ये आपके हो गए। अब आगे देख लो क्या क्या है, ठीक है जी। आगे देखो क्या दिया है, आगे बोला है कि आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है जी। तो मैं इसको अलग से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो देखो, ये कोई वेव है, ठीक है जी, ये कोई वेव होगा। वेव का ऊपर वाला हिस्सा को मैंने बताया था क्रस्ट होता है, नीचे वाला को टॉप, इसको श्रिंग, इसको गर्त कहते हैं। मैंने बोला था कि दो श्रिंग की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है। और मैंने बोला था अगर कोई वेवलेंथ, अब यहाँ पर T4 होता है टाइम पीरियड, आज इसको लेमडा से डिनोट करते तो मैंने लेमडा बता दिया। T4 टाइम पीरियड का मतलब बोला कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और फिर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना चक्कर मारता है। तो मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, T बराबर 1/F होता है, ये आप देख लेना कॉपी में। दूसरा क्या होता है, F, अगर T बराबर 1/F है तो F बराबर 1/T नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा। चलो जी, अब आ जाओ, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वेव के बीच की दूरी, इसी को डिस्टेंस लेते, ठीक है। तो डी को हम लेमडा से बता देंगे और टी को हम टाइम पीरियड रखेंगे। और फिर बताओ वेलोसिटी बराबर D/T होता है, तो वेलोसिटी बराबर डी को मैं इधर साइड कर दिया और टी मतलब 1/T लिख दिया। अब बताओ 1/T का वैल्यू एफ़ है तो मैं 1/T को एफ़ से लिखूँगा, तो V बराबर D गुने एफ़ हो जाएगा जी। चलो जी, अब इस डी जो है इसको लेमडा से सूचित करूँगा, एफ़ को एफ़ रखूँगा, तो भी बराबर क्या फार्मूला आएगा, लेमडा गुने एफ़ आ जाएगा, ठीक है जी। और भी जो होता है, ये भी क्या, भी फॉर द स्पीड था, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैंने बताया, तो ये तो हो गया स्पीड जी। तो इसको स्पीड ऑफ क्या कहेंगे, वेव कहेंगे, तो वेव की स्पीड। और लेमडा क्या है जी, लेमडा जो होगा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य ऑफ वेव, तरंग का तरंग दैर्घ्य होगा। एफ़ क्या होगा जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ होगा, ये सब जानते हो। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अगला क्या होता है जी, अब इस पर एक क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है जी। इस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, इस पर क्वेश्चन है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, फार्मूला क्या होगा जी, V बराबर लेमडा इंटू एफ हो गया, ठीक है जी। अब देखो अगर किसी वेव की वेवलेंथ मतलब क्या, लेमडा कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये नहीं होगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है जी, 20 हर्ज मीन्स 1 सेकेंड में 20 बार चक्कर मार रहा है। और ये जो है 3000 हर्ज का मतलब, 3000 हर्ज का मतलब क्या हुआ जी, कहीं एक क्रस्ट और एक टफ के बीच ये जो दूरी होगा कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉन। मैंने बताया था एक एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है जी। वेलोसिटी निकाल के बताओ, 3000 होगा जी, 3000 होगा नहीं होगा, गुने 20 होगा नहीं होगा, गुना करो तो 3 दूना 6, 6 6 6 6000, 6000 थोड़ी ना होंगे, 60,000 क्या होंगे, एंगस्ट्रॉन में होंगे, एंगस्ट्रॉन पर सेकेंड होगा, एंगस्ट्रॉन पर सेकेंड होगा, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं करूँगा तो 6 गुने 10⁻⁻4, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 होता है, तो 10 के पावर क्या होगा, अरे ये तो +4 होगा ना यार, -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी 6 गुने 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ क्या 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 वेव। इस वेव, अगर कोई वेव होगा उसका तरंग दैर्घ्य आपको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो कहेगा उसकी स्पीड बताओ जी, स्पीड कितना होगा, तो फार्मूला से निकाल लोगे। ये मेरे रेलवे के क्वेश्चन में आया था, RRB रेलवे में ये क्वेश्चन धनंग से आया, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, ठीक है जी, बैटरी जवाब दे रहा है, जल्दी ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जी। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होगा, अब देखो एक होता है P बराबर मास इंटू, देखो ये P4 मोमेंटम जानते हो, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये याद रखना कि मोमेंटम बराबर H/λ भी होता है। ये कहाँ से आया कोई मतलब नहीं, H फॉर प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसका खोज किया था डी ब्रोगली ने, डी
ब्रोगली ब्रोगली, अरे हटाओ यार, डी ब्रोगली ने किया और एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 गुने 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। क्यों पढ़ा रहे हो जी? अच्छा, एक बार का जी होता है, इसका भी वैल्यू 6.6 गुने 10⁻11 होता है। तो ये तो था जी ग्रेविटी वाला, और ये जी होता है, इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। बस याद करते रहो। पी का वैल्यू अब रख दो, मास इंटू वेलोसिटी बराबर एच बटा लेमडा। तो एच ये निकालने के लिए इधर गुना हो जाएगा, ये इतना आएगा। ये आइंस्टीन का इक्वेशन। ये सब क्यों पढ़ा रहे हो जी? अभी पढ़ते रहो जी। ई बराबर mc² होता है, ठीक है? ये सब पढ़ोगे तो लाइट में हेल्प आएगी समझने के लिए, प्रकाश चैप्टर में। ई बराबर क्या होगा? अब देखो, ये सी है ना, सी फोर आपको भी ही समझना है, ठीक है जी? सी मीन्स भी ही होता है, बस ये आप समझो। तो ई बराबर क्या होगा? एम, एक सी इसको लिख दिए, एक सी इसको दे दिए, ठीक है जी? ई बराबर एम सी होगा। सी का वैल्यू मैंने बताया, सी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर लेमडा इंटू एफ। तो यानी सी, भी को सी से सूचित कर देंगे तो लेमडा इंटू, अच्छा जैसे भी को सी बता रहे हैं ना, उसी एफ को ये म्यू भी कहा जाता है, कई बार बोल दिया जाता है। तो सी इंटू लेमडा हो जाएगा। तो अब देखो जी, एम इंटू सी इंटू, अब सी का वैल्यू क्या रख देंगे? लेमडा इंटू एफ हो जाएगा जी। अब ये पूरा का वैल्यू कहाँ था? ये पूरा का वैल्यू एच, तो ई वैल्यू का वैल्यू एच इंटू एफ हो जाएगा। तो ई बराबर एच इंटू एफ, इसको एफ को एम म्यू बोला था, तो ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक है जी? ये फार्मूला याद कर लेना है जी, कुछ नहीं याद होगा तब पर भी चलेगा। तो देखो जी, ये क्या होता है? ई बराबर एच न्यू होता है। अब यहाँ पर देखो तो एच एक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू मैंने अभी बताया 6.6 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसका तो वैल्यू, अब तो बताओ एनर्जी, ई फॉर एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ वेव होगा। एच का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट होगा, एफ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। बताओ एनर्जी किस पर डिपेंड किया? ये तो कांस्टेंट होगा, तो डिपेंड किस पर किया? फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मैंने बता रखा आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है गुरु। तो एनर्जी जो होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रहा है, वही लिखा है। सो एनर्जी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है जी? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मैक्स प्लांट। ये बात किसने कहा? मैक्स प्लांट ने कहा। और कहता क्या है मैक्स प्लांट? उसी बार क्या बोला था कि ऊर्जा जो आप देख रहे हो वे कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसकी क्लास मैंने चर्चा में की थी कि ऊर्जा जो आप देख रहे हो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट फॉर्म में, टूटा हुआ फॉर्म में, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के केस में यही क्वांटा को फोटोन कहते हैं। मैंने बताया था प्रकाश एक प्रकार का फोटोन ही होता है। मैंने बोला था इस प्रकार से जाता है, दूर से देखोगे तो एनर्जी सतत दिखाई देगी, लेकिन प्रकाश जो होता है वो ऐसे 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 करके चलता है। इसी को मैंने बताया था फोटोन। ये लेकिन ये है क्या? ये है एनर्जी। इसी को क्वांटा भी बोल देता हूँ, ठीक है जी? आज इसका कोई मास नहीं होता। इस प्रकार ये जो फोटोन है ना, इसका कोई मास नहीं होता, मासलेस होता है, मास जीरो होता है, जीरो भी नहीं होता, निग्नेचुरल होता है। इसलिए जिसका मास ही नहीं उसका ग्रेविटी होगा क्या? जिस पर मास नहीं है, जिसका मास ही नहीं है, जीरो, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मास नहीं है तो ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी नहीं तो ये मुड़ेगा क्या? तो इसलिए प्रकाश देखते हो हमेशा सीधी रेखा में चलते। कभी देखा प्रकाश ऐसे टेढ़ हो गया, जी ने इसको गिर दिया, क्यों? क्योंकि मासलेस है, तो इस पर कोई नियम कानून नहीं चलने वाला। किसका? ग्रेविटी का, न्यूटन दादा का कोई नियम नहीं चलने वाला, ठीक है जी? अब अगला देखो जी, अगला क्या है जी? अब अगला आ जाता है ये प्रकाश। इसके बारे में पढ़ने हैं जी, ठीक है जी? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा मोबाइल को चार्ज करके फिर से आता हूँ। चलो जी, बैटरी हो चुका है चार्ज, ज़्यादा नहीं है, तब पर भी काम चल जाएगा। देखो अब मुझे प्रकाश के बारे में पढ़ना था, ठीक है जी? तो प्रकाश जो होते हैं, न्यूटन महोदय ने क्या किया था? ये प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से पास किया था। ये बड़ा होशियार समझते थे, और इस हिसाब से इन्होंने स्पेक्ट्रम बता दिया था कि देखो 7 कलर में बट गए थे। तो 7 कलर कुछ इस प्रकार से आपको ये रटने पड़ेंगे। VIBGYOR, विबग्योर कहा जाता है, विबग्योर। बैगनी, V फॉर बैगनी होता है, इंडिगो होता है नीला, हरा, पीला, ये ऑरेंज होता है, ये लाल होता है। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब कैसे याद करेंगे? क्या ही है यार, ये तो बताओ मुझे। देखो आपने पढ़ा था, मैं एक ले लेता हूँ पेज पहले, उसके बाद करता हूँ क्लियर। देखो जी, यही वाला ले लो। देखो आपने ये पढ़ा था ना, सबसे पहले क्या होता है? गामा। फिर आपने क्या पढ़ा था? गामा के बाद, अबे हट, गामा के बाद क्या होता है? एक्सरे। उसके बाद यूवी रे। उसके बाद विजुअल। विजुअल में आपने क्या पढ़ा? VIBGYOR। उसके बाद क्या पढ़ा था? इंफ्रा। उसके बाद क्या पढ़ा? माइक्रो। उसके बाद क्या पढ़ा? रेडियो। ये पढ़ा ना? इधर से इधर जाने पर आपने क्या कहा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। इसका फ्रीक्वेंसी 10⁻24 होता है, ठीक है जी? इसका फ्रीक्वेंसी 10⁻12 में होता है यार। कंफर्म नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन है थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ठीक है जी? तो ये सबसे ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड में 10⁻24-25 के रेंज में ये कर लेते हैं। बात समझो, 1 सेकंड में हमें मक्खी न मरती यार।
ये 1 सेकेंड में 10⁻24 साइकिल कंप्लीट कर लेता है यार, कितना बड़ा होगा। ठीक है, उससे कम क्या होता है, क्या होता है, तो इससे फ़र्क ही पे क्या पड़ा। ऐसे देखो ना, आप एक काम करो, एक पंखा ले लो, घर की पंखा। ठीक है जी, 3 सीलिंग फैन होते हैं, इसको घुमाओ, एक लाठी घुसा दोगे तो ये पंखा रुक सकता है। लेकिन एक हेलीकॉप्टर की पंखा देखो कितना 1 सेकंड में कितना चक्कर मार लेता है। वहाँ एगो लाठी घुसाओ, देखो देखो क्या होता है। तो किसकी ज़्यादा क्षमता है, क्षमता किसकी ज़्यादा है, पावर है ना, एनर्जी ज़्यादा किसका, हेलीकॉप्टर वाला का। और ये छत वाला का पावर क्या होगा, कम। तो बताओ, इससे अगर टकराएगा, ये जब जाएगा तो कितना ज़्यादा इस पर। अम्मा ने बताया एनर्जी जो होता है H बराबर नहीं, अभी पढ़ के आया, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, गामा की, फिर एक्स, फिर यू भी। और विजुअल जो आप देख रहे हो उसमें भी क्या है, सबसे ज़्यादा वायलेट की है, फिर इंडिगो की है। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। फिर ब्लू की है, फिर ग्रीन की है, फिर येलो की है, फिर क्या है, ऑरेंज की है, फिर रेड की है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो आपसे पूछ देगा, 3-4 कलर दे देंगे, इसमें से कहेगा बताओ सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है। तो आपको ये रेंज याद रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, वायलेट की, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो विजुअल में, विजुअल ऐसे बोलेगा फिर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो रेडियो की हो जाए। लेकिन इसमें विजुअल रे प्रकाश में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है, लाल कलर। तो लाल कलर की जो है ना वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा मीन्स अगर मान लो विजुअल वाला ले लेते, विजुअल रे, विजुअल रे कहता है। वॉयलेट कलर की अगर मैं बात करूँ तो वॉयलेट कलर की वेव अगर ऐसे जा रही है तो लाल कलर की वेव कुछ ऐसे जाए। देखो इसके बीच का वेवलेंथ देखो, इतना सारा, इतना है, इतना, इसके बीच का वेवलेंथ देखो इतना बड़ा। यही रीजन होते हैं। ठीक है जी, तो वेवलेंथ हो गए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो बताओ दूर तक कौन जाएगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो ना, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो कम ही दूर जाएगा, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या होता है, कम, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा पा। और इसकी एनर्जी नहीं, इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए कम दूर जा पाता है। और इसकी एनर्जी बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है तो बहुत दूर जा जाता है। जब बाकी सब चैप्टर में बात करेंगे, किस में, वहाँ किसमें, प्रकाश वाले चैप्टर में। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर देखते हैं। चलो जी, कहाँ गया, चलो ये रहा। ठीक है जी, अब इसमें बताओ, देखो मैंने बताया कि विबग्योर वो वाला आया था, तो वॉयलेट की सबसे ज़्यादा। तो इधर से ऊपर से नीचे ऐसे ही याद करने हैं, VIBGYOR, विबग्योर 10 बार बोलेगा याद हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो वैगनी का फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसमें प्रकाश में, उसके बाद इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर हरा, ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की होगा। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर की ओर जाऊँ तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, इसकी कम। तो जैसे जैसे लाल की तरफ जाओगे फ्रिक्वेंसी तो घटेगी। देखो फ्रिक्वेंसी घट गया, एनर्जी बराबर क्या होता है, H और न्यू। तो अगर फ्रिक्वेंसी घट गई तो एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। अच्छा, एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसी का तो पड़ोसी है, वो भी घट जाएगा, हो जाएगा। तो भाई इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ लेमडा बढ़। तो मैंने आपको वही बताया था, बताया नहीं बताया पता नहीं, अभी चर्चा कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा लेमडा किसका होता है, लाल रंग का, इसलिए ये दूर तक जाता है। ठीक है जी, अब इसको मैं मिटाता हूँ, एक बार पूरा सही से बता दें। देखो सबसे पहले होता है आपका गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर VIBGYOR, फिर इन्फ्रा, उसके बाद माइक्रो, फिर रेडियो। यही है। इन सब का मैंने अभी एक चर्चा किया था कि इसका जो वेवलेंथ होता है 3000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यही याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना। ठीक है जी, यहाँ से अगर इधर की ओर जाओगे, मैं चर्चा भी किया था, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसका तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसका है, रेडियो की। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ की फ्रिक्वेंसी, तो इधर से जा रहा हूँ तो फ्रिक्वेंसी घट रही है ना, तो इधर की फ्रिक्वेंसी घटेगी। मतलब इधर से लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे, इसी फॉर्म में आपको याद करने हैं, ऐसे ऐसे कर। तो लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। फ्रिक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी भी घटेगी। एनर्जी घटेगी मतलब इसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, इसका तो एकदम में कम है। इसलिए तो रेडियो वेव आप देख रहे हो, बात कर रहे हो, रेडियो वेव टावर का सिग्नल देख रहा है, ऐसे टावर है यहाँ यहाँ मिल रहा, कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसलिए रेडियो वेव का उपयोग कम्युनिकेशन में कर लेते हैं, बातचीत में कर लेते हैं जी। ठीक है जी, एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम। दुनिया का हर चीज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन इधर से इधर जाओगे तो बताओ क्या बढ़ रहा है, बताओ। मैंने बताया लाल रंग की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जो लेमडा होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, बताओ। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लेमडा गुने एफ होता है। तो अब बताओ मुझे, देखो अगर किसी का फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है तो उसका लेमडा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर।
ये फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इस सब का स्पीड फिक्स है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा से ये नहीं जाएगा, ये फिक्स है। वेलोसिटी अगर फिक्स है तो मैं कहता हूँ कि 15 कितना के बराबर, तो 3 × 5। मैं कहता हूँ अगर देखो 3 × 5 करोगे ना तो 15 होगा। तो बताओ अगर 5 बढ़ेगा, अगर 15 ही लाना है तो 3 को घटना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताओ। अगर 3 बढ़ गया, अगर लाना है 15 तो 5 को घटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो देखो वही होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है जी, लैम्डा गुने फ्रीक्वेंसी। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा जैसे कि गामा की, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम जाएगी। अब ये रेडियो वेव होता है, इसका लैम्डा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। ये आपके हो गए मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्लियर। अब देखो मुझे क्या याद रहा है, क्या पढ़ा। चलो जी, मुझे कुछ बताना था। जैसे मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ लाइट में, LIGHT। चलो मैं पहले साउंड में बात कर लेता हूँ ताकि तुमको याद आ जाए। देखो मैंने साउंड में आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच होता है, PITCH। पिच मीन्स देखो फ्रीक्वेंसी पहले से फिक्स होता है। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था कि लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, सुरीली होती है। लड़का का आवाज़ क्या होता है, फटा फटा होता है। डैट मीन्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी लड़की की क्या है, एकदम पतला सा है इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया। लड़का का चौड़ा में होता है, ले फ्रीक्वेंसी कम गई इसलिए क्या हो जाता है, उसका आवाज़ फटा फटा होता है, ठीक है जी। तो लाइट में फ्रीक्वेंसी, लाइट कहता हूँ, साउंड में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पिच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका पिच अच्छा, उतना सुरीली आवाज़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेमडा का मतलब मैंने बताया ये आयाम से होता है। आयाम मीन्स क्या होगा कि कोई भी, देखो मैंने बताया था ये वेवलेंथ है, और वेवलेंथ कहता हूँ ये जो होता है एम्पलीट्यूड होता है। और मैंने कहा था कि जो लेमडा होते हैं वो आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं किसी का, अगर मान लो कोई वेव है और उस वेव का मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ा दिया। डैट मीन्स मैं इसका ये वाला आयाम क्या हो गया, बढ़ा दिया था, ठीक है जी। अब यहाँ समझो यहाँ क्या होता है, कहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ जी, यहाँ वेव में, लाइट में क्या होता है जी, ठीक है जी। तो लाइट में देखता है कहाँ गए, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ अबे यार, इसको ले लो। चलो देखो जी लाइट में क्या होता है। अब मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने पढ़ा रखा है। लाइट में फ्रीक्वेंसी और लेमडा का क्या मतलब, देखो एक तो रिलेशन तुम समझा है कि F इंटू लेमडा होता है, चाहे लेमडा इंटू F होता है। ये फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, CLOUR, कलर को डिसाइड करता है। सॉरी सी पे क्या हो गया, चलो जी। मैंने बताया जो फ्रीक्वेंसी होता है F, ये क्या करता है, कलर को बताता है, ठीक है जी, रंग को प्रदान करता है। लेमडा भी रंग को प्रदान, क्या बता कर रहे हो यार, सही से बता दो। देखो जी, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया एनर्जी जो होता है h के बराबर होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये कलर है, जैसे मान लो कोई वेव है, ठीक है जी, ये कोई वेव है, ठीक है जी। मान लो यही वाला VIB वेव। मान लो कोई कलर है, वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का, ठीक है जी। ग्रीन कलर पर मैं ले, तो ग्रीन कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया ना, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किधर होगा, ग्रीन के इस साइड या येलो के साइड जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो मान लो अगर कोई ग्रीन है, कोई बॉल है वो ग्रीन कलर का बढ़ रहा है, ठीक है जी, बढ़ रहा है, बढ़ने दो। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तो ब्लू कलर का हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, अथी वॉयलेट कलर का हो सकता है। और उसका फ्रीक्वेंसी घटा दे तो यही जो ग्रीन कलर का वो येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी कलर को डिसाइड करता है। एक बार फ्रीक्वेंसी किसी बॉल का फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। आप क्या कर सकते हो, उसका कलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा घटा दिए मतलब उसका कलर को चेंज वेंज कर दे, ठीक है। लेमडा क्या होता है, लेमडा भी वही काम करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो लेमडा भी क्या हो गया, कम जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि मान लो कि मैंने कोई कलर ब्लू को उठा लिया। अब ब्लू कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अगर मैं इस ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दिया तो ये कहाँ भागेगा, बढ़ा दिया मतलब ये इंडिगो की तरफ भागेगा। तो उस केस में आप देखोगे कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो लेमडा तो कम कर दिया ना, तो लेमडा इसका क्या हो गया, कम हो गया। अब मान लो रेड कलर की सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेवलेंथ होता है।
तो अगर मैं रेड कलर का वेवलेंथ को बढ़ा दूँ डेट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही है। तो क्या बताना चाह रहे हो जी? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी तो आपको रंग बता दिया। तो इंटेंसिटी राइट में क्या होता है, इंटेंसिटी जो हम बताते हैं कि मेरा ये जो लाइट है ना जी, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दो, लाइट की इंटेंसिटी को घटा दो, ये क्या होता है? ये इंटेंसिटी जो आप देख रहे हो ना, यही ब्राइटनेस होता है। जैसे मान लो कोई लाल कलर का एक बॉल है, कैसा है जी? लाल है। ठीक है जी, लाल कलर। और इसकी इंटेंसिटी अगर मैंने बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब ये लाल जो था ना, बढ़ रहा था ना, और भभक के बढ़ना स्टार्ट हो, और मैं इसकी इंटेंसिटी घटा दूँ, डैट मीन्स ये लाल है ना, डिमडिमा के। तो अगर कोई बॉल आपको दिख जाए, बॉल्ब डिमडिमा के बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें इंटेंसिटी क्या है? कम है। ये इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन है, उसमें नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं कम। और कोई एकदम भभक के बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा। लेकिन यही इंटेंसिटी साउंड में क्या था जी? साउंड में इंटेंसिटी का मतलब क्या था? एम्पलीट्यूड से था। वो मैंने उधर पता नहीं क्या बोल दिया, उधर इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था एम्पलीट्यूड, यानी साउंड में जो इंटेंसिटी होता है। ठीक है जी, तो साउंड में इंटेंसिटी मैंने बता दिया, और आपके यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए ख़त्म। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ख़त्म। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका लाइट, और लाइट में अब आपको समझ में आई होगा कि प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार का यांत्रिक, गैर यांत्रिक तरंग है, इसकी स्पीड फिक्स है। और आपको समझ में आ रहा है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब वहाँ पर मैं बोलूँगा ना तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी, और आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आने लगेगा। तो अगला टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। आप इसमें देखो, कहीं दिक्कत है तो बताओ, ऐसा ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, और देख लो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है तो बताना, फिर नहीं है तो फिर सुधार करेंगे, और ही क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो धन्यवाद आप लोग का। अच्छा, ये सबको दे देना जी, सबको बता देना। ठीक है जी, सबको बता देना जो भी क्लास में है। ठीक है जी।